नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि भैया स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का टॉपिक जो हमारा है वो आर्टिकल्स का है। अनुच्छेदों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये संविधान में आर्टिकल्स की, स्पेशल आर्टिकल्स की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास अनुच्छेदों की, इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की पढ़ा चुका हूँ। वो प्ले लिस्ट में है, वहाँ से उन दोनों क्लासों के नोट्स बना लें और ये आज की तीसरी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप काम करेंगे कि क्लास को सबसे पहले शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर किया करें क्लास को, और लाइक करना बिल्कुल क्लास को ना भूलें। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास है आर्टिकल्स की। ठीक है, अंत तक क्लास में बने रहेंगे मेरे साथ। तीनों क्लासों में लगभग कोशिश करिए जो पेपरों में पूछे गए उन्हीं आर्टिकल्स को मैंने लिया है। ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे किसी भी बड़े एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे किसी भी छोटे वनडे एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, उन्हीं अनुच्छेदों को मैंने इस क्लास में अथवा इससे पहले दोनों क्लासों में लिया है। तो चर्चा शुरू करते हैं अनुच्छेदों की। आराम से आप नोट करते चलिएगा। कोई दिक्कत हो, शक, समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चर्चा शुरू करते हैं आर्टिकल्स की। तो अनुच्छेद भाग 3 है ये हमारा। इससे पहले 2 क्लास पढ़ाई जा चुकी है, तो इस वजह से ये पार्ट 3 है। तो देखिए, सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा 312। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। अखिल भारतीय का मतलब होता है संपूर्ण राष्ट्र की, मतलब पूरे भारत के स्तर पर जो सेवाएं होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, टॉप क्लास की जो सर्विसेज होती हैं, उनका उल्लेख है। उन्हें पढ़ते हैं आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। जैसे उदाहरण के तौर पर आईएएस की जो सेवा होती है, आईपीएस की जो सेवा होती है, आईएफएस की जो सेवा होती है ना, इन सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर की सेवा कहा जाता है। तो इन सेवाओं के लिए कौन से आर्टिकल में रखा गया? 312 में। नोट कर लीजिएगा आराम से। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 301 है। इसमें व्यापार या वाणिज्य, व्यापार शब्द भी लिखा है, वाणिज्य शब्द भी लिखा है। इसका प्रावधान है अंतरराज्यीय। जैसे भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ऐसा आपस में व्यापार होता है कि नहीं होता? तो आर्टिकल 301 में व्यापार का प्रावधान है, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत जो व्यापार होता है। अंतरराज्यीय व्यापार जो होता है, अंतरराष्ट्रीय नहीं। अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश में जाएगा। अंतरराज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार होता है, उस व्यापारिक व्यवस्था का संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 301 में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 315 है संघ और राज्य। ये एक बार और पढ़ा दिया मैंने, रिपीट हो गया ये आर्टिकल। संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 315 में। लोक सेवा आयोग, समझ रहे हैं? लोक सेवा आयोग जो सबसे बड़ी परीक्षाओं को लेता है, जैसे यूपीएससी दिल्ली में हो गया, जो पूरे भारत के राष्ट्र अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा लेता है यूपीएससी की। उसमें से फिर नंबरों के आधार पर, मार्क्स के आधार पर अलग अलग सेवाएं आवंटित करता है यूपीएससी। ठीक है, 22 से 44 तक लगभग 22 ऐसे विभाग होते हैं जो यूपीएससी मार्क्स के आधार पर आवंटित करता है अभ्यर्थियों को या विद्यार्थियों को जो यूपीएससी एग्जाम्स देते हैं। तो वो वाली सेवा की बात कर रहे हैं हम, इसमें आयोग की बात कर रहे हैं। और दूसरा, राज्यों के जो आयोग होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पीसीएस बोलते हैं परीक्षा को, यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग है यूपी का। बीपीएससी की बात करें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यूकेपीएससी की बात करें, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। एमपीपीएससी की बात करें, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये राज्यों के आयोग हो गए। तो राज्यों के आयोग अथवा भारत का आयोग जो परीक्षा लेता है, तो कौन से अनुच्छेद में इनका आयोगों का प्रावधान? आर्टिकल 315 में है। आराम से याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 359 में क्या है? देखो, आपातकाल जब लगता है, आपातकाल के समय आर्टिकल 19 का निलंबन की व्यवस्था है। आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है आपातकाल के समय। कौन से आर्टिकल के द्वारा खत्म किया जाता है? आर्टिकल 359 के द्वारा खत्म किया जाता है। जब आपातकाल भारत में लगा हो, मान लो 352 का इस्तेमाल भारत में कर दिया हो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है या स्वतः खत्म हो जाता है। आप ऐसे पढ़ते हैं कि आर्टिकल 19 स्वतः ही खत्म होता है इस आर्टिकल के माध्यम से, 358 के द्वारा आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है आपातकाल की स्थिति में। ये वाली बात है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 359। आर्टिकल 359 में यह भी आपातकाल के समय भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार।
जब आपातकाल भारत में चल रहा हो तो आर्टिकल 359 के माध्यम से मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। जब तक आपातकाल रहता है तब तक मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है या निलंबित कर दिए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति जी? आर्टिकल 359 का इस्तेमाल करके। इस पॉइंट को नोट कर लेना आप, ठीक है। लेकिन 2 आर्टिकल्स को छोड़ करके, इसमें कौन से ऐसे 2 अनुच्छेद हैं जिन्हें छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए यदि आपने पढ़े हो तो। नहीं, क्लास के अंत में मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर, ठीक है। अब बात करते हैं 350 का या 350 का आ जाए ए। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है सभी। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था है। जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो कौन सी भाषा में? मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये आर्टिकल 350 के ए में व्यवस्था है, ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा की सुविधाएं सरकारों को करनी चाहिए। मातृभाषा का मतलब, यदि कोई तमिलनाडु में बच्चा जन्म ले रहा है, तमिलनाडु में प्राइमरी में पढ़ रहा है तो तमिल भाषा में पढ़ेगा। अगर कर्नाटक में पढ़ रहा है तो कन्नड़ भाषा में पढ़ेगा, वो अपनी मातृभाषा है राज्यों की, ठीक है। अगर उड़ीसा में जन्म ले रहा है तो उड़िया भाषा में पढ़ेगा। बंगाल में जन्म लिया है तो बांग्ला भाषा सीखेगा, बांग्ला भाषा में पढ़ेगा। तो मातृभाषाओं का प्रावधान है। यदि उत्तर प्रदेश में बच्चा जन्म लेके पढ़ाई कर रहा है तो हिंदी में पढ़ेगा। तो आर्टिकल 350 का ए किस बात की कहता है? मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस पॉइंट को लिख लेना, ठीक है, अच्छे से आराम से। आर्टिकल 326 सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान है इसमें। 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार का प्रावधान। हमारे भारत में जो भी चुनाव होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के या जो भी चुनाव हैं, वो सब किस आधार पे होते हैं? वयस्क मताधिकार के पे। वयस्क मताधिकार का मतलब है मत देने का अधिकार व्यक्ति को मिलता है हमारे देश में जब वो 18 वर्ष कंप्लीट कर लेता है। कितनी आयु कंप्लीट कर लेता है? 18 वर्ष। इसी को बोलते हैं वयस्क मताधिकार का प्रावधान। भारत में संविधान सभा के चुनाव के लिए भी जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्ष 1938 में इसी बात को रखा था अंग्रेजों के सामने अपने एक कांग्रेस के अधिवेशन के माध्यम से, कि भारत में जब भी चुनाव होगा, संविधान सभा का निर्वाचन होगा तो किस आधार पर होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो हमारे आर्टिकल में यहाँ निर्वाचन आयोग जब हम पढ़ते हैं 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है संविधान में, ठीक है। तो उसी में 324 से 329 के बीच में कौन सा आर्टिकल आ गया? 326। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब जब चुनाव होते हैं भारत में तो किस आधार पर? वयस्क मताधिकार। मतलब वोट देने की आयु कितनी है? 18 साल। हमारे देश में पहले 21 है, 21 से घटा के 18 करी गई 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन सा संविधान? 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1988 में हुआ था और इसे इंप्लीमेंट 1989 में किया गया था। आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल के बाद। आराम से नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 233 मोस्ट इंपोर्टेंट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। जिले होते हैं भैया, तो जिले के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कौन सी आर्टिकल के द्वारा होता है? आर्टिकल 233। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिले के अंदर जो जज बैठते हैं, जैसे दीवानी कचहरी वगैरह बोलते हैं अलग अलग जिलों में, है ना। आर्टिकल 243 का खा लिखा है जहां पे, तो इसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान है। कैसे? संवैधानिक रूप से संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को, तभी ये आर्टिकल आया था। कौन सा आर्टिकल आया था? 243, ठीक है। तो खा में पंचायतों के गठन का प्रावधान। आर्टिकल 239 का डबल ए भी आ सकता है यहाँ पे, और का लिखा है वैसे मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से धैर्य से लिख लीजिएगा। 239 के डबल ए में क्या है? दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है संविधान में। स्पेशल दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था है आर्टिकल 239 के डबल ए में, ठीक है। अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सर्विस बिल सेवा भी पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा से, है ना, जो भारत सरकार ने पास कर दिया है। अब इस राज्य बिल सर्विस सेवा में क्या होगा? जो सरकार ने संसद से पारित कराया, राष्ट्रपति जी उस पर साइन करेंगे तो वो कानून बन जाएगा और दिल्ली में लागू हो जाएगा। स्पेशली दिल्ली के लिए भारत सरकार ने ये पारित किया है। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, एक तो ये वाली बात मैं आपको बता दूं। और दिल्ली में सरकारें भी चुनी जाती हैं, उसका भी आर्टिकल मैंने लिखा है ना। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली राज्य सेवा बिल, सेवा का मतलब नौकरियां, ये वाला बिल पास किया है सरकार ने। लोकसभा से हुआ पहले, फिर राज्यसभा से, अब राष्ट्रपति जी उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद गृह मंत्रालय उसे नोटिफाई कर देगा या लागू इंप्लीमेंट कर देगा दिल्ली के भीतर। उसमें क्या होगा कि जो अधिकारियों के स्थानांतरण होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, वो सारी जो शक्तियां हैं वो किसके अंडर में आ जाएंगी? गृह मंत्रालय के में, ये भारत सरकार के अंडर में आ जाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है।
इसलिए वो बिल लाए, मतलब मुख्यमंत्री के हाथों में कुछ नहीं रहेगा। आप एक तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं उस बिल को। तो दिल्ली को यहाँ विशेष प्रावधान का दर्जा है। बार बार इस आर्टिकल को पढ़ा गया लोकसभा और राज्यसभा के भीतर, बहुत डिटेल्स में वैसे आर्टिकल, लेकिन आपको हमें इतना पढ़ना होता है, पेपर में आता है। 239 के ए में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों की मंत्री परिषद का सृजन। वही मैं बता रहा था, आर्टिकल 239 के ए में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो केंद्र शासित राज्य है उनमें जो विधानसभा बनी है या उनमें विधानसभा की स्थापना हुई है वो कौन से अनुच्छेदों में की गई है, केंद्र शासित राज्यों के भीतर। तो 2 केंद्र शासित ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा की स्थापनाएं हैं हमारे देश में, एक है दिल्ली और एक है पांडिचेरी। इन्हीं 2 राज्यों में विधानसभाएं हैं और यही 2 राज्यों के लोग राष्ट्रपति के लिए वोट में शामिल होते हैं, बाकी केंद्र शासित वाले नहीं होते। तो जहां जहां व्यक्ति निर्वाचित होता है विधानसभा में वहां राष्ट्रपति के लिए वोट भी देता है। अलग से पढ़ते भी हैं कि 2 केंद्र शासित राज्य जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, एक दिल्ली वाले और एक पांडिचेरी वाले। तो इनके अंदर मंत्री परिषद का गठन की व्यवस्था कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है, 239 का ए। ठीक है, केंद्र शासित राज्य ऐसे पढ़ लीजिएगा, मंत्री परिषद। ठीक है, दिक्कत हो तो पूछिएगा, दिक्कत नहीं लेनी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसका रिवीजन कराएंगे तो आपको अगले दिन, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में अपने में। ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन भी करा देंगे, टेंशन नहीं लानी। आर्टिकल 216 लिखा है कि हमने आपके लिए हाईकोर्टों की स्थापना है ना। आर्टिकल 216 में काय की स्थापना है, उच्च न्यायालयों की स्थापना। ठीक है, नोट कर लेना, आर्टिकल 216 में हाईकोर्टों की स्थापना है। और भारत में कितने हाईकोर्टों की संख्या है, 25। टोटल कितने हाईकोर्ट हैं, 25 है। आर्टिकल 216 में स्थापना है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का सृजन भी है और उत्साधन। उत्साधन का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, आर्टिकल 169 के द्वारा विधान परिषद का क्या है, सृजन मतलब स्थापना, और उत्साधन मतलब समाप्ति भी आर्टिकल 169 के द्वारा विधान परिषद हो सकती है। विधान परिषद सिर्फ भारत के कितने राज्यों में, 6 राज्यों में ये सदन है। उच्च सदन कहते हैं इसको, स्थायी सदन कहते हैं इसको। आर्टिकल 170 में विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान है। विधानसभाओं की शक्ति है आर्टिकल 170 में, या स्थापना पढ़ लीजिए विधानसभाओं की। ठीक है, आर्टिकल 199 में धन विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक का प्रावधान, राज्य में धन विधेयक। आर्टिकल 199 राज्य में धन विधेयक है भैया, भारत सरकार की बात ना कर रहे लोकसभा संसद की हम। 199 अगर आपको देखने को मिल जाए तो धन विधेयक तो है, लेकिन कहाँ पे, राज्य के अंतर्गत है, राज्य की विधानसभा में। आर्टिकल 200 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति, ये राज्यपाल की शक्ति है। राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति दे, नहीं दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, तो आर्टिकल 200 में ये शक्ति है राज्यपाल की। आर्टिकल 202 में राज्य सरकार का बजट है। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार का बजट है। आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है जो अनुच्छेद में प्रावधान है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। चिंता ना करें, ठंडा पानी पीते रहें और पॉइंटों को नोट करते रहें। 165 है, महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल महाअधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, महाअधिवक्ता होता कौन है भैया, महाअधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार को समय समय पर परामर्श देता है, कानूनी सलाह देता है या परामर्श देता है। ठीक है, या राज्य सरकार को जैसे किसी भी मान लीजिए हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है किसी भी याचिका में, या कोई और व्यक्ति सरकार के खिलाफ जाते हैं किसी मसले को लेकर के, तो वहां राज्य की तरफ से जो मामले को रखने जाते हैं वो कौन जाते हैं, महाअधिवक्ता जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 165 में इनका प्रावधान है। इनके पद का प्रावधान, राज्यपाल इनको अपॉइंट करता है। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ये भी नोट कर लेना, महाअधिवक्ता। ठीक है, जैसे भारत सरकार का महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का कौन होता है, महान्यायवादी, वो कौन से आर्टिकल में होता है, 76 में। ये राज्य वाली बात है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति है। कुछ मामलों में राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति है या लघुकरण करने की शक्ति है सजा को। जैसे राज्य के हाईकोर्ट ने मान लो किसी कैदी को सजा सुना दी, कुछ 20 साल की आजीवन कारावास की, यदि उसके घर वाले राज्यपाल के लिए आवेदन देते हैं और आवेदन में कहते हैं कि सजा को कुछ एक परिस्थितियां उनकी जैसी होंगी, उस आधार पर राज्यपाल को आवेदन देते हैं और सजा को कहते हैं कि उसे कम कर दिया जाए, आजीवन कारावास को कुछ 7 साल में या कुछ 3 साल में कम कर दिया जाए, तो इस पर विचार करते हैं राज्यपाल। तो आर्टिकल 161 में अधिकार है राज्यपाल को सजा को माफ करने का। ठीक है, क्षमा करने की शक्ति है। आर्टिकल 114 है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है कि जो भारत सरकार होती है वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, खर्चे का मतलब पूरे देश के खर्चे जो होते हैं, भारत सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इसे
वित्त मंत्री पेश करते हैं विनियोग विधेयक को। ये आर्टिकल 114 में होता है, पैसे से संबंधित एक विधेयक होता है, ऐसे समझो सरल भाषा में। आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक तो वित्त मंत्री से लोकसभा में पेश करते हैं भैया, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, जिससे खर्चे पूरे हो सकें, जिससे क्या हो सके, सरकार के खर्चे पूरे हो सके एक वित्तीय वर्ष के लिए, है ना। धन निकालने के लिए वित्त मंत्री कहाँ पे पेश करते हैं इसे, लोकसभा के भीतर पेश करते हैं। ये होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का मतलब है ये विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता है और इसके माध्यम से संचित निधि से खर्चों को, एक वित्तीय वर्ष में खर्चों को पूरा करने के लिए ये विधेयक लाया जाता है, पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। आर्टिकल 116 में लेखानुदान की व्यवस्था है। आर्टिकल 116 में लेखानुदान, कुछ आर्टिकल्स ऑफलाइन नहीं पढ़ाए मैंने, ऑनलाइन आप इन्हें नोट कर लेना जैसे मैं बता रहा हूँ एज इट इज, ये ऑप्शंस में वही लाइनें आती हैं, ठीक है। 116 में भी क्या होता है कि जैसे चुनावों तक सरकार, जैसे लोकसभा के चुनाव 2024 में होने, तो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, फरवरी और मार्च में जाकर के आई थिंक शुरू होंगे मेरे ख्याल से, 14 मई तक उनका रिजल्ट आना होता है, नया प्रधानमंत्री हमारे यहाँ शपथ लेता है। तो नए चुनावों तक अगर खर्चों की कमी पड़ जाती है तो खर्चों की पूर्ति करने के लिए दोबारा से वही चीज है, एक तरीके से लेखा जोखा होता है आर्टिकल 116 में, ऐसे समझो। राजस्व का क्या होता है, लेखा जोखा, राजस्व का लेखा जोखा होता है आर्टिकल 116 में। राजस्व मतलब पैसे का लेखा जोखा होता है और उसी को लेखानुदान बोलते हैं। और आर्टिकल 116 में लेखानुदान की शक्ति, तो इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, मौजूदा सरकार चुनाव होने तक, जैसे इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, तो चुनाव होने तक ये अपने 3-4 महीने का पूरे भारत के अंदर, जैसे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन जाता है, वेतन जाती है और बहुत सारी सुविधाएं जाती हैं, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार लेखानुदान लेकर के आती है। और ये आर्टिकल 116 में है, ये भी लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। लोकसभा में ला करके इसे पारित करा के वोटों के माध्यम से, इस पर वोटिंग होती है, इसे पारित करा के होता क्या है, संचित निधि से सरकार 3-4 महीने तक, जब तक चुनाव होते हैं, खर्चों को पूरा करती है, देश के खर्चों को पूरा करती है। ये होता है लेखानुदान की व्यवस्था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर भी पूछ लीजिएगा, बताएंगे आपको। आर्टिकल 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जा सकती है। जैसे संसद में कौन सी कार्रवाई हुई, कौन सी कार्रवाई नहीं हुई, लोकसभा और राज्यसभा में हमारे यहाँ कौन से विधेयक पारित हुए, कौन से विधेयक पारित नहीं हुए, कौन से बिलों पर डिबेट हुई, कौन से बिल पर डिबेट नहीं हुई, तो कार्रवाई चलती है संसद के अंदर जब सत्र चलते हैं हमारे संसद के भीतर, है ना। और एक सत्र से दूसरे सत्र में 6 महीने का अंतर भी होता है हमारे यहाँ संसद के अंदर, है ना। तो संसद की जो भी कोई कार्रवाई हो संसद के अंदर, उसकी जांच नहीं कर सकते हैं न्यायालय, ये आर्टिकल 122 में लिखा है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। आर्टिकल 124 है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन है। आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और 124 में स्थापना सुप्रीम कोर्ट की। अनुच्छेद 105 में सांसदों की शक्तियों के अधिकार है, 105 भी लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो सांसद चुन करके जाते हैं आपके हमारे द्वारा वोटों के माध्यम से संसद जाते हैं, तो आर्टिकल 105 में उनकी शक्तियों का प्रावधान है, उन्हें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, कौन कौन सी सेवा मिलती है, कौन कौन से और शक्तियां हैं उनकी इस संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद। 110 कई बार बता दिया, धन विधेयक की परिभाषा है, और धन विधेयक कहाँ पे पेश किया जाता है, लोकसभा में, है ना। और धन विधेयक है या नहीं, जिसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है इसका। और धन विधेयक किसकी अनुमति से लाया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। धन विधेयक किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का पूरा डिटेल परिभाषा है। 111 में विधेयकों पर अनुमति, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति दे नहीं दे, वीटो शक्ति का इस्तेमाल करें, वो आर्टिकल 111 में है, राष्ट्रपति की शक्ति है। ये किसकी है, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर अनुमति से संबंधित। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का उल्लेख किया गया है। भाई लोकसभा है, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, ओम बिरला साहब देख रहे होंगे सेशन चल रहा है लोकसभा का, वो अध्यक्षता करते हैं, और वो नहीं रहते हैं तो उपाध्यक्ष होते हैं। तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के पदों का प्रावधान है। आराम से नोट करें, टेंशन नहीं ले बिल्कुल। सदस्यों द्वारा शपथ का प्रावधान है। आर्टिकल 99 में संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ का प्रावधान। जैसे कोई नया सांसद चुना गया तो वो पहले ही भैया जाएगी मैं शपथ लें तो संसद में, तो जो शपथ लें तो वो आर्टिकल 99 में लिख रही है ना। आर्टिकल 99 में शपथ। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का क्या है, पुनर्निर्वाचन।
मतलब हमारे भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अंतिम सांस तक 90, 100, 120, 130 जितने साल तक व्यक्ति चल सकता है, सांसें चल सकती हैं, जब तक राष्ट्रपति का पद पे भी व्यक्ति आसीन रह सकता है। अधिकतम मैक्सिमम कोई उम्र नहीं है। पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, है ना। राष्ट्रपति दिवाली या पागल नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। यदि कोई लाभ का पद है तो इस्तीफा दे दो पहले से, तो इस्तीफा दे करके आते हैं भैया। ठीक है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ का प्रावधान है, राष्ट्रपति जी की शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं आर्टिकल 60 में। ठीक है, आर्टिकल 65 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 65 भी नोट करते चलना। जैसे राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, जैसे राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, मान लो या तो मृत्यु हो जाए उनकी, या वो इस्तीफा दे दें, ठीक है, या किसी और कारण की वजह से खाली हो जाए, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो मृत्यु की वजह से या इस्तीफा देने की वजह से, तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तो कौन से आर्टिकल के द्वारा संभालते हैं, आर्टिकल 65 के द्वारा संभालते हैं राष्ट्रपति का पद। कब तक, 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होना चाहिए, 180 दिनों के अंदर दोबारा चुनाव होना चाहिए। ये संवैधानिक सम्मित व्यवस्था है हमारे यहाँ। ठीक है, आर्टिकल 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। काय का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 में क्या है, एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराएगी सरकार के कार्यों से, यह सलाह या परामर्श देगी। आप ऐसे समझ लो, आर्टिकल 74 में क्या है, राष्ट्रपति के लिए सलाह और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। और मंत्रिपरिषद होती है भैया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। आर्टिकल 64 है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल सही है साहब। आर्टिकल 87 है जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण लिख रखा है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कभी कभार होता है, दोनों मीटिंग होती है केंद्रीय भवन संसद के में, तो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, अपनी सरकारों की उपलब्धियों को बताते हैं उसके माध्यम से। तो इसमें अभिभाषण है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण को कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है राष्ट्रपति के अभिभाषण को। ठीक है, आर्टिकल 85 की बात करें तो 85 में संसद के सत्र हैं। जैसे 17 चल रहे हैं तो इन 17 को प्रावधान हुआ है, और 17 वचन या विघटन की बात करी है ना, 17 वचन और विघटन की, के सत्रों को विघटन करना है ना, यह सत्रों का प्रावधान है, सेशन का प्रावधान है भारतीय संसद का आर्टिकल 85 में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है भैया, इन्हें नोट कर लेना, पढ़ लेना और शेयर कर देना। जैसा कि मैंने आपको कहा है 3 क्लास हो गई, तीनों क्लासों के अनुच्छेदों को रट लेना। अगर आर्टिकल आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पूरी उम्मीद के साथ मैंने पूरे रिसर्च के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ तीनों क्लासों को मैंने लिया है, अलग अलग पुस्तकों से या एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए उन्हीं को मैंने ज्यादातर लिया है इसमें। जो पिछले 8-10 सालों में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, खासतौर पर अनुच्छेद या आर्टिकल्स को लेकर के, है ना। तो क्लास को शेयर कर दिया करें। जैसा कि आपको पता है बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं हम, पूरा का पूरा कोर्स। पेड का पढ़िए, इसी में से आप पुलिस का पढ़िए, एसआई का पढ़िए, दिल्ली पुलिस का पढ़िए, किसी का भी पढ़िए, लेकिन फ्री पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।